हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सीक्वेंसिंग, ऑर्डरिंग एंड कंपैरिजंस। किन्हीं चीज़ों को या किन्हीं व्यक्तियों को एक क्रम में रखना, एक सीक्वेंस में, सीरीज में रखना सीक्वेंसिंग कहलाता है। उन्हें एक ऑर्डर में अरेंज करना ऑर्डरिंग कहलाता है। और हो सकता है कि कुछ लोगों की या कुछ चीज़ों की आपस में तुलना की जा रही हो, कंपैरिजन किया जा रहा हो, तो इन पे आधारित प्रश्न जो हैं वो कंपैरिजंस के अंडर आते हैं। कंपैरिजन किन्हीं दो चीज़ों का या दो व्यक्तियों का एज, वेट, साइज, हाइट, मार्क्स, मनी, इन सब में कंपैरिजन हो सकता है। कंपैरिजन में कोई चीज़ ज़्यादा होती है और दूसरी चीज़ कम होती है, तो हम हमेशा ग्रेटर दैन सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। लेस दैन सिंबल अगर लगा हो तो आप उसे उल्टा कर दें, रिवर्स करके दोबारा बना दें। जैसे कि अगर आपको कहीं पर ये स्टेटमेंट आप बना रहे हैं ए इज लेस देन बी, तो इसको घुमा दें और लिख लें बी इज ग्रेटर दैन ए। सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर दैन सिंबल का इस्तेमाल किया जाएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंपैरिजंस पे। अब देखिए, क्वेश्चंस वन डे एग्जामिनेशंस में तो आते ही हैं और उसमें लेवल थोड़ा इजी होता है, लेकिन बैंकिंग और सी सैट के अंदर इसका लेवल काफ़ी हाई होता है। तो चलिए कुछ एग्जाम के ही क्वेश्चंस उठाते हैं। वन डे एग्जाम्स और बैंकिंग के एग्जाम्स और सी सैट के एग्जाम से लिए हुए प्रश्न हैं कुछ, जिनको सॉल्व करते करते इसके बेसिक्स और प्रोसेस और शॉर्टकट्स को सीखते हैं। ये एक 4 क्वेश्चंस का सेट है। देखिए, ए, के, एस, आर एंड एच आर 5 men। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसे अंडरलाइन करते चलते हैं। द पर्सन हु इज द टॉलेस्ट इन हाइट इज नॉट द यंगेस्ट इन एज। इसका मतलब अभी ये 5 लोगों की आपस में तुलना या कंपैरिजन किया जा रहा है। किसमें? एक तो हाइट में और दूसरा एज में। तो क्या करते हैं कि हम यहां पर 2 लाइंस खींच लेते हैं। ये लाइंस और कुछ नहीं है, इन्हें हम स्केल बोल सकते हैं, हाईएस्ट टू लोएस्ट। 5 लोग हैं तो इस तरह से इनको एडजस्ट करते हैं। तो ये वाला स्केल यूज करते हैं हम हाइट के लिए। सबसे ऊपर टॉलेस्ट, सबसे लंबा व्यक्ति, और सबसे नीचे शॉर्टेस्ट, सबसे कम हाइट वाला। और ये सेकंड स्केल हम यूज करेंगे एज के लिए। सबसे ऊपर एल्डेस्ट या ओल्डेस्ट, सबसे ज्यादा एज वाला, और सबसे नीचे यंगेस्ट, सबसे कम एज वाला। अब आपको स्टेटमेंट जो भी मिलती है उन्हें अलग से नोट करते जाएं और फिर एक एक करके जैसे आपकी सुविधा हो और जब जब मौका लगे आप इस स्केल पर इन सब टुकड़ों को जमा करके लगा दीजिए। K इज ओल्डर देन ओनली H। अब K की एज सिर्फ H से ज्यादा है और किसी से भी ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि K सेकेंड यंगेस्ट होगा और सबसे यंगेस्ट कौन होगा? H। देखिए, K की एज सिर्फ H से ज्यादा है। S इज ओल्डर देन R बट शॉर्टर देन हिम। तो S की उम्र या एज R से तो ज्यादा है, पर S की हाइट R से कम है। अगर R से कम है तो R की हाइट S से ज्यादा होगी। ओनली वन पर्सन इज टॉलर देन R। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसकी हाइट R से ज्यादा है, तो भाई R की हाइट तो सेकेंड हाईएस्ट होनी चाहिए, सेकेंड टॉलेस्ट होना चाहिए वो। यहां ऊपर वाला ये सिर्फ एक ही आदमी होगा जिसकी R से ज्यादा हाइट है। A इज द शॉर्टेस्ट। चलिए, ये आपको शॉर्टेस्ट में A दे दिया गया है। वाइल यंगर देन ओनली S एंड R। S और R की एज जो है वो A से ज्यादा है और ओनली S एंड R बोल रहा है। तो एक बात पक्की हो गई कि A का स्थान तीसरा हो गया। अब यहां पर हमें S और R को मैनेज करना है या फिट करना है, तो क्या करेंगे? S इज ग्रेटर देन R। तो ये एज वाइज कंपैरिजन जो है आप या तो स्केल पे कर सकते हैं या फिर आप ग्रेटर देन सिंबल का इस्तेमाल करें। इसे ऐसे लिख सकते हैं, S इज ग्रेटर देन R इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन K इज ग्रेटर देन H। अब आगे देखते हैं। ओनली 2 men आर शॉर्टर देन S। S से सिर्फ 2 ही लोग अगर कम हाइट के हैं तो S तो तीसरे स्थान पे हुआ, थर्ड प्लेस पर। अब देखिए, हमारे पास पहले शुरुआत में एक स्टेटमेंट दी गई थी, द पर्सन हु इज द टॉलेस्ट इन हाइट इज नॉट द यंगेस्ट इन एज। कौन है ये व्यक्ति? हु इज दिस पर्सन? वी डोंट नो। तो लेट अस से दिस पर्सन इज X। सो द पर्सन हु इज टॉलेस्ट इन हाइट, ये X टॉलेस्ट है, तो पक्की बात ये X यंगेस्ट नहीं हो सकता एज में। तो मतलब ये जो 2 प्लेसेस हैं इन पे सेम पर्सन नहीं है। अब R, S और A जो है इनके तो प्लेसेस हमने डिसाइड कर दिए, फिक्स कर दिए हैं। बचा कौन? H और K।
अब क्योंकि H यहां लास्ट पोजीशन में है तो H यहां पर फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ सकता, तो बचा कौन? K। बची हुई प्लेस में कौन आएगा? H। तो ये अरेंजमेंट आपके सामने आ गया। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उन्हें सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हु इज टॉलर देन ओनली A? तो ये रहा A और इससे टॉलर तो सिर्फ H है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द थर्ड टॉलेस्ट? तो ये 1, ये 2, ये 3, हाइट में थर्ड टॉलेस्ट इज S। अब आपने सिर्फ अरेंजमेंट देखना है और क्वेश्चंस के आंसर चूज करते जाना है। अब आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस जो आपके सामने आ रहे हैं इसमें चॉइसेस नहीं दी गई। सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको चॉइसेस की जरूरत पड़ती भी नहीं है, क्योंकि आपने अरेंजमेंट में फिक्स्ड आंसर देखना है और सीधा जिस भी चॉइस में वो आंसर दिया गया है वो आपने लगा लेना है। चाहे यहाँ A, B या C या D में से किसी भी चॉइस के अंदर अगर H दिया गया होता तो वो चॉइस हमारा आंसर बन जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द टॉलेस्ट? तो टॉलेस्ट कौन है? K। हु इज ओल्डर देन K बट शॉर्टर देन R? देखिए ओल्डर देन K है A और शॉर्टर देन R है A। तो देख सकते हैं यहां पर कि A जो है वो K से ओल्डर है बट R से शॉर्टर है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि K से ओल्डर है S और S जो है ये R से शॉर्टर है हाइट में। तो हम यहां पर कह सकते हैं S एंड A, ये दोनों के दोनों दे आर ओल्डर देन A बट दे आर शॉर्टर देन R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक सिंगल क्वेश्चन है आपके सामने। 4 टेस्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी आर टू बी कंडक्टेड ऑन 4 कंसेक्यूटिव डेज। अब देखिए डेज वाइज इनको अगर अरेंज करना है तो ये सीक्वेंसिंग और ऑर्डरिंग हो गई या शेड्यूलिंग हो गई, नॉट नेसेसरली इन दी सेम ऑर्डर। द फिजिक्स टेस्ट इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच इज कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी। तो भाई यहाँ पे अरेंजमेंट बनाना शुरू करते हैं। ये बायो का टेस्ट हुआ, उसके बाद में कोई टेस्ट हो रहा है और फिजिक्स उस टेस्ट के पहले कंडक्ट हो रहा है। मान लीजिए वो टेस्ट है X, तो X जो है वो बायोलॉजी के तो बाद में हो रहा है, जरूरी नहीं है इमीडिएटली बाद में हो, लेकिन ठीक उससे पहले फिजिक्स का टेस्ट हो रहा है। आगे देखते हैं, केमिस्ट्री इज कंडक्टेड एग्जैक्टली आफ्टर 2 टेस्ट्स आर हेल्ड। तो ये 2 टेस्ट मान लेते हैं ये हेल्ड हैं, ये आ गया केमिस्ट्री, बचा क्या? मैथ्स। सो विच इज द लास्ट टेस्ट हेल्ड? मैथमेटिक्स। इसे हम पहले तो रख ही नहीं सकते हैं क्योंकि केमिस्ट्री से पहले सिर्फ 2 ही टेस्ट हुए हैं, 2 टेस्ट होने के बाद ही केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। तो हेंस मैथमेटिक्स विल बी दी लास्ट टेस्ट विच विल बी हेल्ड। तो चॉइस सी इज द करेक्ट आंसर। एक और सिंगल क्वेश्चन देखिए, इन अ टेस्ट Randhir obtained more marks than the total marks obtained by Kunal and Debu। तो इसको कुछ इस तरह से लिख देते हैं, Randhir obtained more marks than the total marks obtained by Kunal and Debu। अगर कुणाल और देबू के मार्क्स जोड़ दिए जाएं तो उन दोनों के मार्क्स कंबाइंड मार्क्स से ज्यादा है। The total marks obtained by Kunal and Shankar are more than those of Randhir। So Kunal plus Shankar, the total marks obtained would be more than जो भी रणधीर के मार्क्स हैं। सोनल obtained more marks than Shankar। अब यहां पर सोनल has obtained more marks than Shankar। नेहा obtained more marks than Randhir। So नेहा obtained more marks than Randhir। ये भी ले लीजिए, चलिए हमने R लिया है, सिर्फ R ही लेते हैं इसको। Now who amongst them obtained हाईएस्ट मार्क्स? तो ऐसे केस में या तो आप इन स्टेटमेंट्स को असेस कर लें, या और भी आसान तरीका होता है कि अगर आप इसमें जो भी टर्म्स या वेरिएबल्स यूज हुए हैं इनको कोई वैल्यू असाइन कर दें। चलिए मान लेते हैं कि R जो है वो है 100, तो कुणाल हमने मान लिया 50, देबू मान लिया 40। एक केस ये हो गया। दूसरा केस कुणाल के हैं 40 और देबू के हैं 50। देखिए ऊपर वाले केस में देबू इज मोर देन कुणाल और सेकेंड केस में कुणाल इज मोर देन देबू। तो दोनों केस लेकर चलने पड़ेंगे। आइदर वेज 50 + 40 यू नो इज 90 एंड 100 इज मोर देन 90। तो कुणाल को हम 40 या 50 लेकर चल रहे हैं, तो 40 या 50 ले लें। और शंकर के मार्क्स अगर जोड़ें तो रणधीर के मार्क्स से ज्यादा होगा। रणधीर के मार्क्स दोनों केस में कितने होने चाहिए भाई? 100 होने चाहिए। अब यहां पर 100 लिया था हमने, अज्यूम किया हुआ है, तो शंकर जो है ये 100 से ज्यादा भी हो सकता है, 100 से लेस भी हो सकता है। तो दोनों केसेस ले लीजिए, एक में बराबर भी हो सकता है। तो
एक में आप इसको ले लें 90 और दूसरे में ले लें 110। 90 इज लेस देन 100, 110 इज मोर देन 100। तो 90 प्लस 40 या 90 प्लस 50 करेंगे तो 100 से ऊपर स्कोर आएगा। 110 प्लस 40, 110 प्लस 50 करेंगे तो भी 100 से ऊपर स्कोर आएगा। ना सोनल स्कोर्स मोर देन शंकर, तो शंकर अगर 90 है तो सोनल 100 हो सकती है या फिर 91 हो सकती है, और शंकर अगर 110 है तो सोनल 111 हो सकती है। एंड नेहा इज मोर देन रणधीर, रणधीर क्योंकि 100 है तो नेहा 101 हो सकती है, 150 भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो कुणाल और देबू जो है वो तो 100 से कम ही लिए हैं हमने, पक्की बात। तो अगर हम कहें हु ऑब्टेन्ड हाईएस्ट मार्क्स तो वो कुणाल और देबू ये तो हो नहीं सकते। अब अगर आप देखें तो रणधीर को हमने 100 एज्यूम किया है। अगर रणधीर को 100 एज्यूम किया है तो सोनल 111 भी हो सकती है और 150 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। और सोनल और नेहा के मार्क्स में आपको यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन दिया नहीं गया है। भाई सोनल के मार्क्स तो रणधीर से भी कम हो सकते हैं, 91। सो डेटा आर इनएडिक्वेट टू आंसर द क्वेश्चन। हाईएस्ट मार्क्स किसके हो सकते हैं? सोनल के भी हो सकते हैं, नेहा के भी हो सकते हैं, बट डेफिनेटली शंकर के नहीं हो सकते क्योंकि सोनल के मार्क्स शंकर से ज़्यादा हैं, और रणधीर के नहीं हो सकते क्योंकि नेहा के मार्क्स रणधीर से ज़्यादा हैं। सो डेटा आर इनएडिक्वेट वुड बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन है आपके सामने। देयर आर 7 persons अप ऑन अ लैडर। कौन है ये 7 persons? ABCDEFG, नॉट इन दैट ऑर्डर। जरूरी नहीं कि उसी ऑर्डर में ABCDEFG करके ही अरेंज करना है इनको। A इज फर्दर अप देन E बट इज लोअर देन C। तो A फर्दर अप देन E है बट लोअर देन C है। तो एक टुकड़ा तो हमको ये मिल गया, इसे बाद में जोड़ देंगे बाकी टुकड़ों से। B इज इन द मिडल। अभी 7 है तो स्केल बना लें, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 स्टेप्स हो गए। तो नीचे से चलें तो 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स हैं, और मिडिल में कौन सा आ जाएगा? ये वाला। तो B इज इन द मिडिल, ये तो दे रखा है हमें। G इज बिटवीन A एंड B। अब ये तो पता नहीं ना कि A के ऊपर है B या उसके नीचे है B, तो दोनों केसेस लेने पड़ेंगे भाई। G इज बिटवीन A एंड B। एक अरेंजमेंट और बना लेते हैं, ये आ गया B। इस अरेंजमेंट में जरा A को B के नीचे ले लेते हैं, और A के नीचे है E, और दिया गया है G इज बिटवीन A एंड B, तो ये आ गया G। यहां पर A को ऊपर ले लेते हैं, A से ऊपर है C, और A और B के बीच में है G। तो ये दोनों केसेस लेकर देखते हैं। यहां पर A इज बिलो B एंड हेयर A इज अबव B। दोनों केसेस लेकर चलते हैं। E इज बिटवीन B एंड F। अब ये E कहाँ आएगा जी? ये तो यहां आ रहा है, और ये B और F के बीच में तो आ नहीं रहा है। दिस मीन्स दैट दिस अरेंजमेंट इज इनकरेक्ट, तो इसको रिमूव कर देते हैं। अब यहां पर अगर देखें तो E इज बिटवीन B एंड F, तो E इज बिटवीन B एंड F, ऐसे ले लेते हैं। हाँ, F लास्ट में भी हो सकता था, फर्स्ट पे भी हो सकता था, लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रही है इफ F इज बिटवीन A एंड D, E एंड D, तो ये आ गया E एंड D के बीच में F। देन द पर्सन ऑन द बॉटम स्टेप ऑफ द लैडर। सबसे नीचे कौन है बॉटम स्टेप पर? D। चॉइस C इज द करेक्ट आंसर। आसान है और एग्जाम क्वेश्चन है, तो ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है जो आपके सामने आना चाहिए। ओके, नाउ एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जॉर्ज अटेंड्स म्यूजिक क्लासेस ऑन मंडे। तो मंडे को जॉर्ज अटेंड्स म्यूजिक क्लासेस। ही अटेंड्स मैथमेटिक्स क्लासेस ऑन वेंसडे। तो ऐसा लग रहा है कि पूरा वीक लिखा हुआ है, तो जरा एक काम करते हैं, यहाँ पर वीक के जितने भी डेज हैं वो लिख लेते हैं। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। मैथ्स क्लासेस ऑन वेंसडे, तो वेंसडे को मैथ्स क्लास अटेंड करवाइए इसको। हिज लिटरेचर क्लासेस आर नॉट ऑन फ्राइडे। सो फ्राइडे को लिटरेचर की क्लास नहीं होती, कब होती है पता नहीं। ही अटेंड्स हिस्ट्री क्लासेस ऑन द डे फॉलोइंग द डे ऑफ हिज मैथमेटिक्स क्लास। ये रही मैथमेटिक्स क्लास, उसके नेक्स्ट डे हिस्ट्री क्लासेस होंगी। नेक्स्ट, ऑन ट्यूसडे ही अटेंड्स हिज स्पोर्ट्स क्लास। तो ट्यूसडे को हो गई स्पोर्ट्स की क्लास।
If he attends just one subject in a day and Sunday is free, no class on Sunday, then he is also free on. Now you can see that कि Friday को वो लिटरेचर की क्लास अटेंड नहीं करता, तो बचा हुआ दिन कौन सा है? Saturday. So he must be attending literature class on Saturday. So that means he is also free on Friday. Friday को छुट्टी. तो choice D is the correct answer. Next question. ये set of 5 questions है 9 to 13. A certain musical scale consists of exactly 6 notes F, G, H, I, J and K. The notes are arranged from the lowest, the first note of the scale, to the highest, the 6th note of the scale. तो भाई ये 1 2 3 4 5 6 अगर ऐसे आ रहे हैं, सो लोएस्ट इज फर्स्ट, हाईएस्ट इज 6, सो 5 4 3 2 1 कुछ इस तरह से होने चाहिए ये. Each note appears once and only once in the scale, and the intervals between the notes are all equal. Okay. Now first statement he says J is lower than K. तो ये हम किसी तरह नोट कर लेते हैं कि K के नीचे है J. J is lower than K. G is higher than F. तो ये G is higher than F, ये भी हम नोट कर लेते हैं, अलग अलग टुकड़े बना लेते हैं, बाद में जोड़ लेंगे. I is somewhere between F and G. So ये F, ये G, I is somewhere between them. H is the highest note of the scale. तो ये आ गया जी, एक अरेंजमेंट तो यही आ गया. देखिए H is the highest. तो बचा क्या? K और J का यहाँ पेयर बन सकता है, आप बनाना चाहें तो G I F ऐसे कर दें. और भी अरेंजमेंट्स बनते हैं. देखिए K और J को यहाँ ले आए, G I F, इनमें थोड़े से डिस्टेंसेस आ जाएंगे. यहाँ पर भी H हाईएस्ट है, इसी तरह से G I यहाँ पर है और F यहाँ पर है, और ये K J यहाँ एडजस्ट हो सकता है. अब ये ज़रूरी नहीं है कि K और J जो है वो हमेशा साथ में ही हो, जैसा कि आप देख सकते हैं इस अरेंजमेंट में K और J ये सेपरेटेड भी हो सकते हैं, वन आफ्टर दी अदर नहीं हो सकते, ज़रूरी नहीं है. तो G और I के बीच में एक नोट और I और F के बीच में एक नोट, ये भी पॉसिबिलिटी है. तो ये वेरियस पॉसिबिलिटीज़ जो है ये हम लेकर चल रहे हैं. अगला भी अरेंजमेंट एक बार देखें. H तो हाईएस्ट है ही, तो G के बाद I, फिर F और K और J जो है वो बिल्कुल लास्ट में आ जाए. अब सिमिलरली यहाँ पर K, यहाँ पर J, इनके बीच में एक स्केल का डिफरेंस है. तो चलिए पहले तो क्वेश्चन देखते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं कि हमें इनमें से कौन से अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट है. ज़्यादा नहीं तो 2-3 अरेंजमेंट अलग अलग तरह के आप ज़रूर बना लें ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में सुविधा रहे. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स. G इज द सेकेंड नोट. देखिए तो काफ़ी जगह पे दिखाई पड़ रहा है, ये फॉल्स तो नहीं हो सकता है ट्रू भी हो. G इज द सेकेंड नोट. अब G क्या सेकेंड नोट हो सकता है? देखिए उसके नीचे तो I भी है और F भी आना है, तो अगर यहाँ पर सेकेंड प्लेस पर लेंगे तो I और F तो उसके नीचे आएंगे. कैसे आएंगे? क्योंकि सेकेंड के नीचे तो सिर्फ एक ही नोट बचता है और वो है फर्स्ट नोट. यही है वो स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू. फिर भी चलिए थोड़ा सा नॉलेज के लिए हम देखते हैं कि वाई इज इट दैट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चॉइसेस आर करेक्ट. सो G इज द थर्ड नोट. तो देखिए ये तो इस जगह पर हमको दिखाई पड़ ही रहा है, G इज द थर्ड नोट. सो हो सकता है G थर्ड नोट हो. I इज द सेकेंड नोट, यहां पर ही दिख रहा है I इज द सेकेंड नोट. I इज द थर्ड नोट, तो I थर्ड नोट इस अरेंजमेंट में आपको दिखाई पड़ रहा है. I इज द फोर्थ नोट, इस अरेंजमेंट में भी दिखाई पड़ रहा है. तो इसीलिए चॉइस 1 में दी गई स्टेटमेंट जो है वो इट इज नॉट ट्रू, इट कैन नॉट बी ट्रू, मीन्स इट इज फॉल्स. नेक्स्ट, इफ J इज द फोर्थ नोट ऑफ द स्केल, J इज द फोर्थ नोट ऑफ द स्केल, तो ये वाले अरेंजमेंट की बात हो रही है जी. ये देखें आप, पहला अरेंजमेंट जो दिया हुआ है, J is the fourth note of the scale. Then which of the following must be true? पक्की बात. F is the third note. नहीं भाई, F तो first note आ रहा है. F is the fifth note. ना, fifth note पर तो K है. I is the fourth note. I तो second note पर है क्योंकि J है जो कि fourth note है. तो I fourth note कैसे हो सकता है? I is the second note. ये करेक्ट है. I is the second note. G is the first note. G can never be the first note क्योंकि उसके नीचे I और F ने आना है. So that means I is the second note is the answer, choice 4. Next question देखिए.
इफ एग्जैक्टली टू नोट्स सेपरेट एफ एंड आई, एफ और आई के बीच में दो नोट्स हैं, तो ऐसे में अरेंजमेंट क्या बनेगा? कुछ इस तरह का देखें आप। देखिए ये रहा आई और ये रहा एफ, हाईएस्ट एच है, आई जी के नीचे है, के और जे यहां पर हमने साथ में ले लिए हैं ताकि एफ और आई के बीच में के और जे ये दो नोट्स जो हैं ये इन दोनों को सेपरेट करें या अलग करें। चलिए क्वेश्चन है देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, पक्का पक्का ट्रू। तो ये पक्के में ट्रू तो है जहां पर फर्स्ट वाला एफ इज द लोएस्ट नोट, ये बिल्कुल सही है। फिर भी अपनी जानकारी के लिए, हालांकि पेपर में आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ऐसा क्यों है और बाकी चॉइसेस इनकरेक्ट क्यों हैं। तो एक नजर मार लेते हैं बाकी चॉइसेस पर भी। के इज द फिफ्थ नोट, बिल्कुल गलत। के यहां पर आप देख सकते हैं कि ये थर्ड नोट है, तो दैट इज वाई सेकेंड चॉइस इज रॉन्ग। के इज हायर देन आई, बिल्कुल गलत। आई के ठीक नीचे है के, तो 3 रॉन्ग हो गया। जे इज समवेयर बिटवीन जी एंड आई, जी और आई तो यहां पर एडजेसेंट नोट्स हैं, एक के बाद एक कंटिन्यूअस आने वाले, सो दैट इज वाई 4 इज रॉन्ग। के एंड जे आर सेपरेटेड बाय एग्जैक्टली 1 नोट, बिल्कुल गलत, क्योंकि के और जे यहां पर कंटिन्यूअस नोट्स हैं, एक के बाद एक आने वाले, so that is why we will settle down with choice 1 as the answer. Next question, if J is the second note, अच्छा ऐसा कोई अरेंजमेंट है हमारे पास में? बिल्कुल ये आ गया, देखिए J is the second note, then G and I could be which of the following respectively. यहां पर तो हमने G और I जो है 4 और 5 लिया है, बिल्कुल आ सकता है। एक और अरेंजमेंट देखें, G और I यहां पर 5 और 3 में भी आ सकता है, so 3 is correct, 2 is also correct. तो G और I क्या 4 और 3 हो सकता है? चलिए कोशिश करते हैं, हाईएस्ट तो नोट हमें पता है H है, तो G और I को जरा 4th और 3rd पोजीशन पे रख देते हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल हो सकता है, ये F आ गया और ये J आ गया, या फिर यहां J लगा दीजिए, यहां F लगा दीजिए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ G और I 4th और 3rd प्लेस पे भी हो सकते हैं। तो दिस मीन्स चॉइस 5, ऑल द 3, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। कुड भी बोल रहा है, पक्का नहीं है, तो ये भी एक अरेंजमेंट है जो आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ एंड आई आर सेपरेटेड बाय एग्जैक्टली 1 नोट, तो इसके लिए हम अरेंजमेंट क्या बना सकते हैं? ये अरेंजमेंट आ सकता है, देखिए एफ एंड आई दे आर सेपरेटेड बाय एग्जैक्टली 1 नोट, या ये वाला अरेंजमेंट भी आ सकता है, देखें। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, देखिए जी इज नोट 4, यहां पर तो जी जो है वो नोट 5 आ रहा है, सो 1 मे और मे नॉट बी ट्रू, पक्का नहीं है। यहां पे 4 आ रहा है पर वो कह रहा है कि मस्ट बी ट्रू, पक्की बात, मीन्स देयर कैन नॉट बी 2 पॉसिबिलिटीज। मे और मे नॉट बी सिचुएशन इज नॉट मस्ट बी ट्रू, मस्ट बी ट्रू मीन्स देयर इज ओनली एंड ओनली 1 अरेंजमेंट विच इज पॉसिबल। के इज नोट 5, के यहां पर नोट 4 आ रहा है इसमें, तो यहां पर तो रॉन्ग प्रूव हो गया। जे इज लोअर देन आई, ये यहां दिखाई पड़ रहा है, that J is lower than I, 3 सही हो गया। I is lower than K, ये भी यहां दिखाई पड़ रहा है, ये भी सही हो गया। J is between F and I, ये भी सही आ रहा है, देखिए J is between F and I, ये भी सही हो गया। तो इसका मतलब यहां पर जो हमने अरेंजमेंट ड्रॉ किया है, इससे 3 चॉइसेस आंसर बन रही है, तो एक अरेंजमेंट और बनाना पड़ेगा। अब यहां देखते हैं, J इज लोअर देन I, क्या J यहां पर लोअर है I के? नहीं, I लोअर है J के, तो ये 3 रॉन्ग हो गया। I इज लोअर देन K, ये सही है, I इज लोअर देन K। J इज बिटवीन F एंड I, क्या J F और I के बीच में है? नहीं, तो 5 रॉन्ग हो गया। सो वी सेटल डाउन विद चॉइस 4 एज द आंसर। तो इसीलिए आप सारी चॉइसेस एक बार चेक कर लें, अगर एक से अधिक आंसर निकल रहा है तो दैट मीन्स कि आपको एक से ज्यादा अरेंजमेंट्स बनाने पड़ सकते हैं और उनको कंसिडर करना पड़ सकता है। तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, हर एक पॉसिबिलिटी के लिए डायग्राम जरूर बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देयर आर 5 फ्रेंड्स, शैलेंद्र, केशव, माधव, आशीष, राकेश। तो इसको ऐसे याद कर लेते हैं, SKMAR।
शैलेंद्र इज शॉर्टर देन केशव बट टॉलर देन राकेश। तो उसको ऐसे क्यों ना लिख दें हम, अगर शैलेंद्र केशव से शॉर्टर है तो केशव शैलेंद्र से टॉलर है। देखिए हमारी बात हुई थी कि हम सिर्फ ग्रेटर देन सिंबल का ही प्रयोग करेंगे, तो एस लेस देन के की जगह आप इसे रिवर्स करके के ग्रेटर देन एस बना दें, बट टॉलर देन राकेश, सो एस is greater than R in terms of height. Next statement. Madhav is the tallest. अगर माधव टॉलेस्ट है तो के एस और आर से तो टॉलर हुआ, तो ये अरेंजमेंट आपके सामने आ गया। आशीष इज लिटिल शॉर्टर देन केशव एंड अ लिटिल टॉलर देन शैलेंद्र। सो लिटिल शॉर्टर देन केशव, लिटिल टॉलर देन शैलेंद्र, यहां कहीं पर आशीष को एडजस्ट करना पड़ेगा इस तरह से। तो ये अरेंजमेंट आपके सामने आ गया। अब बस इस अरेंजमेंट को देखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। हु इज द शॉर्टेस्ट, देख ही पा रहे हैं, राकेश। इफ दे स्टैंड इन ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स, हु विल बी इन द मिडल? इन द मिडल इट विल बी आशीष। इफ दे स्टैंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग हाइट्स, हु विल बी द सेकेंड? इंक्रीजिंग हाइट मतलब सबसे कम फिर उससे ज्यादा, सो सेकेंड नंबर पे आ जाएगा शैलेंद्र। हु इज द सेकेंड टॉलेस्ट? सेकेंड टॉलेस्ट इज के। टॉलेस्ट कौन है? एम हेयर इज द टॉलेस्ट, सो के हेयर इज द सेकेंड टॉलेस्ट, मीन्स केशव। हु इज टॉलर देन आशीष बट शॉर्टर देन माधव? आशीष और माधव के बीच में तो यहां पर केशव है। चॉइस 2 इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान है, ये अरेंजमेंट भी आसानी से बन गया और क्वेश्चंस इस अरेंजमेंट पे ही आधारित हैं। तो अरेंजमेंट देखें और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएं। नेक्स्ट सेट 19 to 23. A sales representative plans to visit each of the 6 companies M, N, P, O, Q, R, S, ये कंपनीज हैं, exactly once during the course of one day. She is setting up her schedule for the day according to the following conditions. Conditions क्या हैं देख लेते हैं। She must visit M before N and before R. तो M अगर वो विजिट करती है तो N और R के बिफोर करती है, उससे पहले करती है। तो ये हमने सिंबॉलिक नोटेशन बना के इस टुकड़े को, इस पीस को अलग से रख दिया। बाद में पजल के अंदर ये पीस जोड़ देंगे। She must visit N before Q. चलिए, अब M तो N से पहले विजिट होता है, यहां पर पता ही है हमें, तो ये लगा देते हैं। And N also she visits before Q. Third company she visits must be P. तो P is equal to 3, इस तरह से हमने नोट कर लिया। तो चाहे तो कुछ अरेंजमेंट्स बना सकते हैं, लेकिन जब चॉइसेस दी गई हैं इन्हीं में से आप वेरीफाई कर लीजिए। कंडीशंस आपके सामने हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी, पॉसिबिलिटी, कुड बी जो है वो आपको एक पॉसिबिलिटी बताता है। कुड बी द ऑर्डर इन विच सेल्स रिप्रेजेंटेटिव विजिट्स दी 6 कंपनीज। तो भाई इसको ले लो पहले तो, P इज इक्वल टू 3। थर्ड नंबर पर P होना चाहिए था, ये तो गड़बड़ हो गई, तो A इज नॉट द आंसर। थर्ड नंबर पर P होना चाहिए था, यहां नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, C इज नॉट द आंसर। थर्ड नंबर पर P होना चाहिए था, P को फर्स्ट नंबर पर विजिट किया गया है, तो D भी गया, राइट। नन ऑफ दीज का पता नहीं है अभी, क्योंकि A, C और D चॉइसेस तो हमने एलिमिनेट कर दी हैं। चॉइसेस में से ही चेक करना सबसे बेहतर होता है, आप कितने अरेंजमेंट्स बनाएंगे यहाँ पर। तो आगे देखते हैं, क्या ये कंडीशन M बिफोर N बिफोर Q ये हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है जी। M के बाद आ रहा है N, N के बाद में जाके आ रहा है Q, तो ये हर तरह से सही है। सो चॉइस B इज द करेक्ट आंसर। E भी गलत है, नन ऑफ दीज भी कहना भी गलत होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू ऑफ द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव शेड्यूल फॉर द डे? मस्ट बी ट्रू, पक्की बात, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, दो अरेंजमेंट्स नहीं बनने चाहिए। देख लेते हैं यार। शी विजिट्स M बिफोर Q, ये तो हमें श्योर है, ये आंसर आ गया आपका। लेकिन मान लीजिए ये शुरुआत में ना देकर आपको लास्ट में दिया गया होता, तब हम क्या करते हैं? शी विजिट्स N बिफोर R। देखिए N और R के बारे में कुछ पक्का नहीं कहा गया है, हो सकता है R N से पहले विजिट हुआ हो, तो मस्ट बी ट्रू में नहीं कह सकते हम इसमें। शी विजिट्स P बिफोर M, ये भी पक्का नहीं है। ये वाला अरेंजमेंट ही देख लीजिए ना, M बिफोर P है,
सी कैन नॉट बी द आंसर। शी विजिट्स पी बिफोर आर, जरूरी नहीं है। चलिए मैं आपको यहां पर एक अरेंजमेंट देता हूं। हमें पता है पी इज थर्ड, ये आ गया एम, ये आ गया आर, तो क्या पी आर से पहले विजिट हो रहा है? नहीं, ये एन है, ये क्यू है, ये एस है। कुछ इस तरह से हम शेड्यूल बना सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आप एस ले लें, यहाँ पर आप क्यू ले लें, यहाँ पर आप एस ले लें, यहाँ पर एन क्यू ले लें, इवन दैट इज अ पॉसिबिलिटी। जैसे कि एम आर पी एस एन क्यू, लेकिन आर जो है वो पहले विजिट हो रहा है, तो शी विजिट्स पी बिफोर आर मे नॉट बी करेक्ट। हमेशा सही नहीं होगा, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, यहाँ पर ट्रू नहीं है। नन ऑफ दीज तो हट ही गया हूँ कि चॉइस ए हमने आंसर मार्क कर दी है। इफ द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव विजिट्स एस फर्स्ट, चलिए इसके लिए भी एक अरेंजमेंट बनाते हैं। एस सबसे पहले आ गया, पी का स्थान तो तीसरा है ही है, और एम जो है वो एन आर और क्यू तीनों से आगे है, तीनों से पहले विजिट होगा, तो पक्की बात एम की पोजीशन तो सेकंड आनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पर आप एन लें, यहाँ आर लें, यहाँ क्यू लें, या ये आर लें, ये एन लें, ये क्यू लें, या फिर ये एन, ये क्यू, ये आर। भाई क्यू और आर का भी तो आपको यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं दिया हुआ ना कि क्यू और आर में से पहले कौन सा विजिट होता है। देन विच कंपनी मस्ट शी विजिट सेकेंड, हमारा लेना देना तो यहाँ पर इससे है, सेकेंड पे एम विजिट होगी। यहाँ पर क्या आता है इससे हमें मतलब नहीं है। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू पॉसिबिलिटी ऑफ द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स स्केड्यूल, शी विजिट्स एम थर्ड, क्या ये पॉसिबल है? भाई दे रखा है ना आपको यहाँ पर P is equal to 3, सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर शी विजिट्स आर सिक्स्थ, बिल्कुल ये देखिए यहाँ पे हमने आर को सिक्स्थ लिया हुआ है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है। शी विजिट्स पी फर्स्ट, कैसे? P is equal to 3 है, तो ये भी चांस नहीं है। शी विजिट्स क्यू सेकेंड, पॉसिबल ही नहीं है जी, क्योंकि क्यू से पहले तो एन भी है और एम भी है, और क्यू का स्थान तीसरा हो नहीं सकता, तो दैट मीन्स दैट अर्लीस्ट दैट क्यू कैन बी विजिटेड इज फोर्थ। जल्दी से जल्दी दैट क्यू को हम विजिट कर सकें वो फोर्थ पोजीशन है, उससे ऊपर वो नहीं आ सकता है, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे तो पी ने आना ही है, और फर्स्ट और सेकंड पे फिर एम और एन आ जाएंगे अगर फोर्थ पोजीशन पे क्यू है। नन ऑफ दीज तो निकल ही गया, चॉइस बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव विजिट्स क्यू इमीडिएटली बिफोर आर, चलिए ये वाला एक अरेंजमेंट बना के देखते हैं। पी तो आया थर्ड प्लेस पे, क्यू इमीडिएटली बिफोर आर एंड इमीडिएटली आफ्टर एस, तो ये एस क्यू आर इस तरह का अरेंजमेंट चाहिए जी हमको, तो लीजिए बना देते हैं एस क्यू आर, ये आ गया एम और एन, इस अरेंजमेंट की बात हो रही है। देन शी मस्ट विजिट क्यू इन द फिफ्थ पोजीशन, सामने है हमारे, तो बड़ा आसान सा है तरीका ये, जो जो आपको क्वेश्चन में बताया जाता है, जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है, ठीक उसी के अनुसार आप अरेंजमेंट बनाएं। बहुत सारे अरेंजमेंट्स बनते हैं, शुरुआत में ही वो अरेंजमेंट बना के ना देख लें। हाँ, अगर चाहें 2-3 अरेंजमेंट बना के देख लें, लेकिन ये याद रखें कि 3 से अधिक अरेंजमेंट भी बन सकते हैं। तो जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक उसी के अनुसार, विद रिगार्ड टू वट एवर इज आस्क्ड यू बाय द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दैट ओनली वी विल मेक द अरेंजमेंट एंड फाइंड आउट द आंसर। तो स्कोप ऑफ एरिया हमें यहाँ पर लिमिट करना चाहिए। नेक्स्ट सेट ऑफ 5 क्वेश्चन देखें। 6 एग्जाम्स, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी आर टू बी शेड्यूल्ड, इनका आप शेड्यूल बनाना है, starting from 2nd March and ending on 8th March, with Sunday being an off day, not necessarily in the same order. इसके बाद में each of the exam has different time duration, 40, 50, 60, 75, 90 and 100 minutes, again not necessarily in the same order. तो इससे हमें यह मालूम पड़ रहा है कि हमारे पास में कुछ वेरिएबल्स आ गए। एक तो डेट्स आ गई 2nd से 8th मार्च तक की, फिर वीकडेज आ गए, और फिर सब्जेक्ट भी है और उनकी टाइमिंग्स भी हैं। तो चलिए काम करते हैं, एक टेबल बनाते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये है डेट, ये डे, ये टाइम और ये सब्जेक्ट। डेट आप देख सकते हैं 2nd मार्च से लेकर 8th मार्च तक है। नाउ 8th मार्च इज नॉट संडे, तो ये तो कहीं ना कहीं इंक्लूड करना पड़ेगा हमको। देखिए यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 8th मार्च जो है ये डे वाला रो है, तो ये संडे नहीं हो सकता। नेक्स्ट, एंड एन एग्जाम ऑफ 40 मिनट्स इज शेड्यूल्ड ऑन दैट डे, तो दे ही रखा है कि 8th मार्च को 40 मिनट्स का एग्जाम है, ये टाइम, ये ड्यूरेशन दे रखी है।
तो नोट कर लेते हैं इसमें टेबल में। मैथ्स एग्जाम इज फॉर लेस देन 60 मिनट्स एंड स्केड्यूल्ड इमीडिएटली बिफोर इंग्लिश एग्जाम। अब इसकी तो कोई डेट या डे कुछ भी पता ही नहीं है, तो इसे जरा अलग से नोट करते हैं। सो मैथ्स एग्जाम आपको दिया गया है यहाँ पर, इट इज फॉर 50 मिनट्स एंड इट इज बिफोर इंग्लिश एग्जाम। कितना बिफोर? इमीडिएटली बिफोर, मतलब इनका पेयर बन गया, एक जोड़ा बन गया, मैथ और इंग्लिश साथ साथ आएंगे। नाउ देर आर 2 एग्जाम्स शेड्यूल्ड बिटवीन हिंदी एग्जाम विच इज फॉर 100 मिनट्स एंड हिस्ट्री एग्जाम विच इज फॉर 60 मिनट्स। तो भाई अब ये कौन सी तारीख में लगाएं, कौन सी डेट में आएगा, ये भी हमें नहीं पता है। तो चलिए इसको भी जरा अलग से नोट कर लेते हैं कि हिंदी एग्जाम और हिस्ट्री एग्जाम, हिंदी एग्जाम 100 मिनट्स का है, हिस्ट्री एग्जाम 60 मिनट्स का है एंड देर आर 2 एग्जाम्स शेड्यूल्ड बिटवीन देम। ये रहे वो 2 एग्जाम्स। लेकिन ये तो कहीं पर बताया नहीं गया कि हिंदी का एग्जाम हिस्ट्री के एग्जाम से पहले होता है या वाइस वर्सा, हिस्ट्री का एग्जाम हिंदी के एग्जाम से पहले होता है। तो जी दोनों अरेंजमेंट लेकर चलेंगे हम। तो चलिए ये हिस्ट्री यहाँ पर हिंदी से पहले आ गया, बाद में देखते हैं कि एग्जैक्टली है क्या, कौन सा अरेंजमेंट फिट होगा, दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे। नाउ इंग्लिश एग्जाम इज बिफोर संडे एंड देयर आर 2 days बिटवीन संडे एंड मैथ्स एग्जाम। तो ये देखिए ना कि संडे और मैथ्स एग्जाम के बीच में ये 2 दिन है। मैथ्स के एग्जाम के इमीडिएटली आफ्टर इंग्लिश एग्जाम आता है एंड इंग्लिश एग्जाम इज बिफोर संडे। और ये दिया हुआ है आपको कि मैथ्स और संडे के बीच में 2 days हैं, तो यही अरेंजमेंट बनता है हमारा। आगे चलते हैं, पहले इन्फॉर्मेशन नोट कर लें और जो जो हम यहाँ पर इस टेबल में लगा सकते हैं इन्फॉर्मेशन वो लगा देते हैं। तो अगला है इकोनॉमिक्स एग्जाम विच इज फॉर 75 मिनट्स इज नॉट शेड्यूल्ड ऑन 2 मार्च। तो एक बात मालूम पड़ी कि इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम है वो तो 75 मिनट्स का है, और ये भी बताया गया है दैट इट इज नॉट शेड्यूल्ड ऑन 2 मार्च। देखिए तो यहाँ पर जरा क्रॉस लगा देते हैं कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स नहीं आ सकता सब्जेक्ट में। द एग्जाम शेड्यूल्ड ऑन सैटरडे इज ऑफ 100 मिनट्स। सैटरडे कहाँ है? ये राजी सैटरडे 100 मिनट्स का एग्जाम कौन सा है? हिंदी। तो मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी ये वाली सीक्वेंस बन जाएगी। तो सैटरडे 100 मिनट्स का एग्जाम हिंदी का है। यहाँ पर ये पढ़ने से हमें क्या मालूम पड़ा कि 2 मार्च तो संडे नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए ना संडे से पहले कम से कम 3 एग्जाम तो हैं अगर हम ये वाला अरेंजमेंट देखें। अब इसके अलावा संडे 3 मार्च भी नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पहले 3 दिन होने चाहिए, एक ही दिन है सिर्फ 2 मार्च। इसी तरह से 4 मार्च भी नहीं हो सकता, इससे पहले 3 दिन होने चाहिए, 2 ही दिन है 2 और 3 मार्च। भाई 5 मार्च हो सकता है, 6 मार्च हो सकता है, 7 मार्च हो सकता है, 8 मार्च तो वैसे ही मना कर दिया गया है कि संडे नहीं है। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर आप अरेंजमेंट बनाना शुरू कर दीजिए। किस तरह से भाई? ये लीजिए, आप सब्जेक्ट लगाइए मैथ्स जो कि है 2 मार्च को, और इसके हिसाब से आप जानते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम होना चाहिए इंग्लिश, और फिर एक दिन छोड़कर संडे 5 मार्च। अब इसी हिसाब से हमें पता है कि ये सैटरडे हुआ, जबकि 100 मिनट्स का एग्जाम हिंदी जो है वो कंडक्ट होगा। अब हिंदी और हिस्ट्री, ये देखिए इनके बीच में 2 एग्जाम है, तो ये रहा 2 दिन छोड़ दीजिए यहाँ पर, तो हिस्ट्री आ गया 7 मार्च को, और हिस्ट्री हम जानते हैं कि 60 मिनट्स का एग्जाम है, यहाँ पर दिया गया है हमको। अब ये देखिए ना, ये देखिए मैथ्स 50 मिनट्स का एग्जाम है और इंग्लिश से ठीक पहले है, ये हमें पता ही है। तो मैथ्स जो है ये 50 मिनट्स का एग्जाम है, इसको भी ज़रा इस इंफॉर्मेशन को भी यहाँ फिट कर देते हैं। जब इकोनॉमिक्स 75 मिनट्स का एग्जाम है तो 5 या 6 मार्च से कोई भी दिन आ सकता है। अब देखिए आप कहेंगे कि यहाँ पर 7 मार्च को क्यों लगाया? भाई ऑलरेडी आपको दिया तो गया है कि संडे जो है वो ऑफ डे है, यहाँ पर बता तो दिया गया है। तो संडे में तो हम वैसे ही यहाँ पर कुछ नहीं भर सकते, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी यहाँ पे। तो बचा सिर्फ 6 मार्च, यहाँ 75 मिनट्स का इकोनॉमिक्स, तो 90 मिनट्स जो बचा वो इंग्लिश के पास गया, इकोनॉमिक्स यहाँ लगा दिया, बचा हुआ सब्जेक्ट आपके पास कौन सा है? साइंस। ये 40 मिनट्स का एग्जाम है। तो इस तरह से अब आप जो डेज हैं जरा वो कंप्लीट कर लें। ये फ्राइडे, ये थर्सडे, ये मंडे, देन ट्यूसडे एंड देन फाइनली वेडनेसडे। ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट आपके सामने कंप्लीट आ गया। अब इस अरेंजमेंट पे आधारित या इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो आपको दिए गए हैं इसे रेफर करें और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। चलिए, तो ये है वो अरेंजमेंट जो आपके सामने कंप्लीट है।
हाउ मेनी एग्जाम्स आर शेड्यूल्ड बिफोर संडे? संडे से पहले कितने एग्जाम्स है? देखिए संडे ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3. 3 एग्जाम्स आर शेड्यूल्ड. चॉइस डी इज द करेक्ट आंसर. Which of the following combinations of exam day time duration is correct? Which of the following combinations of exam day and time duration is correct? तो इंग्लिश वेंसडे 75 मिनट्स. तो वेंसडे को तो साइंस होता है जी 40 मिनट्स का, गलत हो गया ये. मैथ्स थर्सडे 50 मिनट्स. मैथ्स थर्सडे 50 मिनट्स बिल्कुल सही. तो चॉइस बी शुड बी द करेक्ट आंसर. फिर भी देखते हैं एक बार सी डी और ई के अंदर कहाँ गड़बड़ है. हिस्ट्री थर्सडे 60 मिनट्स. अरे थर्सडे को तो मैथ्स होता है तो सी इज आउट. हिंदी ट्यूसडे 100 मिनट्स. ट्यूसडे को हिस्ट्री का एग्जाम होता है सो दैट मीन्स डी इज ऑल्सो आउट. सो ई इज ऑल्सो आउट. चॉइस बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ साइंस एग्जाम? साइंस एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन हमने यहां पर निकाला है जी. इट इज 40 मिनट्स. चॉइस डी इज द करेक्ट आंसर. On which day is economics exam held? Economics is held on Monday. Choice A is the correct answer. Which day is Sunday? भाई Sunday तो Sunday ही है, but he is basically asking you the which date is Sunday. So Sunday here is 5th March. Choice C is the correct answer. तो एक बार अगर आपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस टेबल में अरेंज कर ली है तो ये सीक्वेंस या ऑर्डर या स्केड्यूल जो बना है इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं आप बड़ी आसानी से इसे रेफर करते हुए सॉल्व कर सकते हैं. सो प्लीज रिमेंबर इट इज ऑल अबाउट मेकिंग द अरेंजमेंट. अगर अरेंजमेंट करेक्ट बन गया तो ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस करेक्ट हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. 3 क्वेश्चंस का सेट है. 6 स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एंड एफ अपीयर्ड इन सेवरल टेस्ट्स. अब यहां पर कनेक्टिव्स का इस्तेमाल हो रहा है. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कनेक्टिव्स की क्लास में कि पजल्स में काफी बार कनेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हुए स्टेटमेंट्स आ जाती हैं. आइदर सी और एफ स्कोर्स द हाईएस्ट. तो इसे नोट कर लेते हैं. आइदर सी और एफ स्कोर्स द हाईएस्ट. तो इनकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी? इफ सी इज हाईएस्ट की इंप्लीकेशन क्या होंगी ये नोट करने की जरूरत नहीं. तो ये पता है कि सी और एफ में से एक व्यक्ति जो है उसके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं. Whenever C scores the highest, then E scores the least. Whenever या if P then Q दोनों सेम होते हैं आप जानते हैं. So if C scores highest, then E scores the least. तो इसके implications देख लीजिए. ये हुआ P, ये हुआ Q. आपको implications याद होंगी. सबसे पहली implication P implies Q. अगर C के highest marks हैं, this will imply E के least marks होंगे. सेकेंड इम्प्लीकेशन नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P. अगर E के लीस्ट मार्क्स नहीं हैं तो C के हाईएस्ट मार्क्स नहीं हो सकते. सिंपल. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए. वेन एवर F स्कोर्स द हाईएस्ट B स्कोर्स द लीस्ट. तो ये भी इफ स्टेटमेंट आ गई. इफ F स्कोर्स द हाईएस्ट देन B स्कोर्स द लीस्ट. अब इसकी इम्प्लीकेशन देखिए. P implies Q. This is P. This is Q. F scores the highest. This means B scores the least. ये है P implies Q. Negation Q implies negation P. B does not score the least. This implies F does not score the highest. In all the tests they got different marks. सभी टेस्ट में डिफरेंट मार्क्स आए हैं इनके. अब D scores higher than A, but they are close competitors. तो D scores higher than A. A scores higher than B, तो A is greater than B. C scores higher than A. अब C is higher than A, लेकिन C D से higher है या नहीं है ये पता नहीं. अच्छा, E और F के बारे में तो यहाँ पर कुछ बताया ही नहीं गया. If F stands second in the ranking, तो चलिए इनकी रैंकिंग बना दें जरा. तो हाईएस्ट यहाँ पर 1 है. सो 2, 3, 4, 5, 6. F stands second in the ranking. और हमें पता है either C और F is the highest. So that means who is the highest? C. And when C is the highest, then who is the least? E. अब D, A, B इसको अरेंज करना है आपने. 3 ही तो जगह बची है. D, A और B.
ये यहां पर फिट हो गए। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी, ये हम देख सकते हैं, इट इज 5th पोजीशन। इफ बी स्कोर्स द लीस्ट, चलिए यहां पर 1 2 3 4 5 एंड 6 पोजीशंस ले लेते हैं। बी स्कोर्स द लीस्ट। अब बी कब स्कोर करता है जी लीस्ट? इफ एफ स्कोर्स द हाईएस्ट, तो एफ इज द हाईएस्ट, देन द रैंक ऑफ सी विल बी। अब देखिए, या तो आप रैंक सी का सेकंड कर दें, अब सी के बाद में ए और बी आते हैं और डी भी है। अच्छा, ई का कुछ भरोसा नहीं है, यहाँ पर कुछ बताया नहीं गया है, तो ये हो सकता है कि ई यहाँ हो, ये डी है और ये ए है, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है एफ डी सेकंड नंबर पे हो, क्योंकि डी और सी का कोई कंपैरिजन नहीं किया गया, हमें नहीं पता डी और सी में से ज्यादा कौन है, तो सी जो है वो 3rd पोजीशन पे भी आ सकता है। और उसके बाद में मान लेते हैं कि ये ए आ गया, ये ई है और ये बी है, और देखते हैं एफ हाईएस्ट है, तो क्या सी को और नीचे लेकर जा सकते हैं? भाई बी जो है वो तो वैसे भी लीस्ट है और सी ए से बड़ा है, तो बाकी बचे डी और ई जिनका कोई कंपैरिजन किया नहीं गया। तो यहाँ पे सी को जो पोजीशंस मिल रही हैं, सेकंड मिल रही है या 3rd मिल रही है या 4th मिल रही है, तो इसका मतलब सी का रैंक सेकंड, 3rd या 4th में से कोई भी हो सकता है, तो चॉइस डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ई इज रैंक 3rd, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है ये ढूंढना है, आप ये कर लीजिए। अब ध्यान से देखिए, डी इज रैंक्ड 5th, क्या डी 5th रैंक हो सकता है? अगर डी को आपने 5th रैंक दे दिया तो 6th में किसको डालेंगे, क्योंकि 6 ही तो लोग हैं ये, और डी जो है यहाँ पर ए और बी दोनों से आगे है, तो यहाँ पर ए भी आएगा फिर बी भी आएगा, 7th पोजीशन तो है ही नहीं कहीं पर भी, तो दिस इज डेफिनेटली इनकरेक्ट। सो चॉइस डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेट देखते हैं, 6 क्वेश्चंस का है। अ कैंडिडेट फॉर पब्लिक ऑफिस प्लान्स टू विजिट ईच ऑफ द 6 cities JKLMNO exactly once during her campaign. Her aides are setting up the candidate's schedule according to the following restrictions. The candidate can visit M only after she has visited both L and N. So M is ahead of L and N. The candidates cannot visit N before J. So that means J has to be visited before N. J N से पहले visit होना चाहिए. The second day visited by the candidate must be K. तो अगर 6 हैं days, तो सेकेंड डे को तो K ही होना चाहिए। यही टोटल इंफॉर्मेशन है हमारे पास में। अब इसके बेस पे देख लेते हैं कि हम क्या क्या अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ऑर्डर इन विच द कैंडिडेट विजिट्स द 6 cities। तो बस ये जो कंडीशंस है उसके हिसाब से आप चॉइसेस को एलिमिनेट करें, जहां पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है तो एक एक करके चेक करें। M इज विजिटेड बिफोर L एंड N। M तो यहाँ पर लास्ट में विजिट हो रहा है भाई, तो 1 तो हटा दो। यहाँ पर M से पहले ही L और N विजिट हो रहे हैं, तो सेकंड भी हटा दीजिए इसी बेस पे। M इज विजिटेड बिफोर L एंड N। बस 3 आंसर हो सकता है अभी तक, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही कंडीशन जांची है अभी। दूसरा, यहाँ पर फिर M से पहले N आ रहा है तो 4 हटा दीजिए। हाँ, M इज विजिटेड बिफोर L एंड N, 5 भी करेक्ट हो सकता है। तो ये वाली कंडीशन निपटा दी। आगे देख लीजिए, J ग्रेटर देन N, यानी कि J जो है वो N से पहले विजिट हो रहा है, बिल्कुल सही। यहाँ पर तो N J से पहले विजिट हो रहा है, 5 गया। चॉइस 3 इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ 2 कंडीशंस आपने वेरीफाई करी यहाँ पर और आपके पास में आंसर सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, पक्की बात, ऑफ द कैंडिडेट्स कैंपेन शेड्यूल। शी विजिट्स J बिफोर L। चलिए एक इसका शेड्यूल बनाते हैं। एंड वी नो दैट कि शेड्यूल में सेकेंड नंबर पर तो K पक्की बात आएगा, तो J बिफोर L क्या पक्का है कि आएगा? चलिए कोशिश करते हैं, यहाँ पर इसका उल्टा करने की कोशिश करते हैं। M पहले आ गया, अब J जो है वो N से पहले होना चाहिए, तो कोई बात नहीं। L का और N का तो कोई कंपैरिजन नहीं है ना, तो यहाँ L लगा दें। ये J है, ये N है, ये O है। J इज बिफोर N, M इज बिफोर L एंड N, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड। तो शी विजिट्स J बिफोर L, तो गलत है, यहाँ पर तो L बिफोर J आ रहा है और ये अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। सो 1 इज इनकरेक्ट। शी विजिट्स K बिफोर M। अब देखिए ना आप, यहाँ पर M बिफोर K आ रहा है, तो 2 भी रॉन्ग हो गया। मस्ट बी ट्रू की बात हो रही है, पक्की बात, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। शी विजिट्स K बिफोर O। रुकिए जरा, एक और अरेंजमेंट बनाते हैं। O को पहले कर देते हैं K से और फिर देखते हैं कि हमारा अरेंजमेंट बन रहा है कि नहीं।
बिल्कुल बन रहा है जी, लीजिए MJLN पूरा अरेंजमेंट बन के आ रहा है। शी विजिट्स K बिफोर O, यहां पर नहीं हो सकता क्योंकि O बिफोर K आ रहा है, तो 3 आउट हो गया। शी विजिट्स M बिफोर J, तो यहां कुछ ऐसा किया जा सकता है OKJMNL। भाई J जो है वो भी तो M से पहले हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि M के बाद ही J हो, क्योंकि ऐसा कुछ दिया नहीं गया, तो इवन 4 इज आउट। M बिफोर J इज नॉट कंपल्सरी। देखिए मस्ट बी ट्रू का मतलब होता है कंपल्सरी, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस। शी विजिट्स K बिफोर N, ये तो पक्की बात सही होगा, क्योंकि K की पोजीशन सेकंड है और N की पोजीशन फर्स्ट हो नहीं सकती, क्योंकि N से पहले 2 सिटीज है जो विजिट होंगी, M और J, तो शी विजिट्स K बिफोर N कंपल्सरीली करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द कैंडिडेट विजिट्स O फर्स्ट, ये देखिए आपके पास में ये 2 हमने अरेंजमेंट्स बनाए हुए हैं। देखिए जब भी आप अरेंजमेंट्स बनाते हैं ना, तो जब तक वो सेट पूरा का पूरा सॉल्व ना कर लें, कोई भी अरेंजमेंट मिटाइएगा नहीं जब रेफर करते हैं तो, क्योंकि कब उसकी ज़रूरत अगले क्वेश्चन में पड़ जाए और दोबारा वो अरेंजमेंट बनाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। चले देखें, इफ द कैंडिडेट विजिट्स O फर्स्ट, विच सिटी शुड शी विजिट थर्ड? O फर्स्ट आ गया जी, थर्ड नंबर पर, यहां पर M है, यहां पर J है। M हो सकता है, J हो सकता है, क्या L हो सकता है? चांस ही नहीं है, क्योंकि M के बाद में L होना है, तो उसका मतलब K के बाद L होना है, और कंडीशन ये दी गई है कि O फर्स्ट है, तो ये 3 लोग पहले ही होंगे L से, तो L की पोजीशन अर्लीस्ट पॉसिबल 4th हो सकती है, क्योंकि 3 सिटीज पहले उसके विजिट हो जाएंगी। तो सेकंड तो गया, तो ओनली 1 and 3, choice 4 is the correct answer. If the candidate visits J immediately after O, चलो एक काम करते हैं, अरेंजमेंट बना के देख लेते हैं भाई। K तो पक्का है यहाँ पर, और J इमीडिएटली आफ्टर O है, तो पहले नंबर पर तो O आ नहीं सकता, और ये पता है कि M के बाद में L है और N है, J के बाद में भी N है, और J O के बाद विजिट हो रहा है इमीडिएटली आफ्टर, तो O को जरा यहाँ लगा दो, ये आ गया J, इसके इमीडिएटली बाद आ गया N, और बचा हुआ L यहाँ आ गया, ताकि M के बाद में L एंड N आर विजिटेड, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। देन शी मस्ट विजिट L। L कहाँ विजिट हो रहा है? 6th पोजीशन पे विजिट हो रहा है भाई। L से पहले N होना कंपलसरी है और N से पहले J होना कंपलसरी है, और कंडीशन दी गई है कि J से पहले इमीडिएटली पहले O हो रहा है, और K की पोजीशन 2 है, तो M की पोजीशन तो 1 होगी। यहाँ पर O नहीं आ सकता, क्योंकि O के इमीडिएटली बाद में J आना चाहिए था, तो चॉइस 5 हियर इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, मतलब डेफिनेटली फॉल्स ऑफ द कैंडिडेट शेड्यूल। शी विजिट्स J फर्स्ट, शी विजिट्स K फर्स्ट, ये देख लो K जो है वो तो सेकेंड होना चाहिए, सो हेंस चॉइस 2 इज द करेक्ट आंसर। बाकी पॉसिबिलिटीज मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए अरेंजमेंट आपके सामने आ रहा है, J फर्स्ट हो सकता है बिल्कुल, मान लीजिए ये O है, दिस इज M, दिस इज N एंड दिस इज L, तो शी विजिट्स J फर्स्ट, ये पॉसिबल है, इसलिए हमारा आंसर नहीं है। शी विजिट्स L सिक्स्थ, ये पॉसिबल है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। शी विजिट्स M फोर्थ, ये पॉसिबल है, इसलिए हमारा आंसर नहीं है। शी विजिट्स N सिक्स्थ इज ऑल्सो पॉसिबल, यहाँ पे N ले लीजिए, यहाँ पे N ले लीजिए, क्योंकि L और N की पोजीशंस जो है सीक्वेंस में कहीं कंपेयर्ड नहीं है, तो इवन दिस इज पॉसिबल, सो हेंस दिस इज नॉट द आंसर, सो चॉइस 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। Next question, the candidate could visit any of the following immediately after K except K के immediately बाद में, well, J विजिट कर सकता है, J तो K से पहले भी विजिट कर सकता है, पिछले अरेंजमेंट में आप देख रहे हैं। क्या L इमीडिएटली बाद में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए आप पहली विजिट M की लगा दीजिए, दूसरी तो K की है, और L की विजिट यहाँ हो गई, बस ये आ गया J, ये आ गया N, और बचा हुआ O। इसमें आप कोई और क्रम भी रख सकते हैं, O J N, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, J O N, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, बस J के बाद में होना चाहिए N, ये कंडीशन दे रखी है हमें। सो इवन L इज पॉसिबल, एक्सेप्ट पूछ रहा है, इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो ये
ये दोनों पॉसिबल हैं, इसलिए हमारे आंसर्स नहीं हैं। एम भी हो सकता है इमीडिएटली आफ्टर के। देखिए ये रहा के, ये रहा एम, तो ओ को सबसे ऊपर डाल दीजिए, और ये रहा जे एल एन, कुछ इस तरह से। तो एम भी हो सकता है जी थर्ड पोजीशन पे, तो दैट इज वाई इवन चॉइस 3 इज नॉट आवर आंसर। एन, क्या एन हो सकता है थर्ड पोजीशन पे? के को तो सेकंड पोजीशन पक्की है, और अगर एन को थर्ड पोजीशन देनी है तो थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एन से पहले है एम और एन से पहले है जे, दो सिटीज हैं। तो यहां पर जे और एम दोनों को एडजस्ट कैसे करेंगे जी? तो ये एन है जो एक्चुअली में थर्ड पोजीशन पर इमीडिएटली आफ्टर के नहीं आ सकता। भाई ओ तो आ सकता है, देखिए आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ओ कैन ऑल्सो ऑक्यूपाई थर्ड प्लेस, बट एन थर्ड प्लेस पे नहीं आ सकता। तो ये आपका अरेंजमेंट आता है, एंड दिस इज द आंसर, चॉइस 4। तो चलिए, ये क्वेश्चंस थे आपके सामने सीक्वेंसिंग, ऑर्डरिंग और कंपैरिजंस के। इसी तरह के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कीजिए, कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए, और ये देखिए कि अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस को किस तरह से हैंडल किया जाता है। अगली डिस्कशन में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। टिल दैट टाइम प्लीज स्टडी हार्ड, रिवाइज रेगुलरली, keep in touch with your topics. Wish you all the best. Thank you so much.